आज का टॉपिक ध्यान रहे, इस कार्बन्स कंपाउंड का लास्ट टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन अब नहीं है। सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स पूरा थ्योरी का है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। जैसा कि हमने सोप के बारे में तो हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में भी आपको आइडिया दे ही दिया था कि व्हाट आर द सोप। डेफिनेशन बहुत बताई थी ना कि सोप्स आर द सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप्स आर द सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज क्लीनिशिंग एक्शन, जिसमें चीज़ों को साफ करने की प्रॉपर्टी होती है। कपड़ों को साफ करने या किसी भी चीज़ों को साफ करने के एक्शन होती है, उसे हम सोप कहते हैं। जनरल फॉर्मूला सोप का जो होता है वो होता है RCOONA या RCOOK। जहां पर जो R है ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। जिसमें आपका C17 से लेकर के C18, 20 इस तरह से हो सकता है। जैसे COO1 में फॉर्मूला लिख देता हूं तो ये आपका सोप बन गया। H भी होता है इसके साथ, C17 H कितना हो जाएगा 36 इस तरह से। तो ये जो वाला पार्ट है ये इसे हम कहते हैं R वाला कार्बनिक पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। समझ रहे हो? तो जितने भी सोप्स होते हैं, अच्छा प्रिपेयर कैसे करते हैं ये तो खैर आपको आएगी नहीं, छोड़ दो प्रिपरेशन वाला। सिर्फ जो मैं यहाँ पार्ट करा रहा हूँ आपको वही ध्यान रखो। इसमें सोडियम सॉल्ट भी हो सकते हैं और पोटासियम सॉल्ट भी हो सकता है। ये वाला जनरली हम कहते हैं कि जो पोटासियम वाला सॉल्ट होता है ये आपका बाथिंग सॉल्ट होता है, नहाने वाला। और जो सोडियम सॉल्ट होता है ये आपका कपड़े धोने वाला सॉल्ट होता है, सोप होता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये जो पार्ट है सोप के, इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला होता है सोप का। इस पार्ट को कहते हैं ये जो पार्ट है ना ये वाला, और एक ये कार्बनिक पार्ट हो गया। कार्बनिक पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। ये ऐसे क्यों लिखा मैंने तुम्हें कि अगर हम स्ट्रक्चरली लिखेंगे यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ऐसे स्ट्रक्चरली लिखते हैं हम इसको। और लास्ट वाला पार्ट क्या आ गया आपका? COONA, ऐसे हम लिख देते हैं। तो इसे तो कहते हैं हम क्या? टेल। सोप की क्या कहेंगे इसे? टेल, पूंछ हो गई है। और ये क्या होता है आपका? हेड, इसे कहते हैं हेड। ठीक है, तो ये जो टेल है ये तो होता है आपका ऑर्गेनिक पार्ट, यानी कार्बनिक पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन। और ये होता है आपका आयनिक पार्ट, क्योंकि यहां पर प्लस होता है और इस जगह पर माइनस होता है, इसलिए कहते हैं इसे आयनिक पार्ट। हेड आपका आयनिक पार्ट होता है और टेल आपकी कार्बनिक पार्ट होती है। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि ये जो स्ट्रक्चर है इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ द क्लॉथ्स आर क्लीन्ड। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो क्लॉथ है वो किस तरह से साफ होते हैं। कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बनिक पार्ट कौन सा होता है और ये आयनिक पार्ट कौन सा होता है। क्योंकि जितने भी सोप्स होते हैं दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फैट यानी एस्टर से प्रिपेयर करते हैं। और एस्टर क्या होता है? सारे फैट होते हैं, तेल, घी, वेजिटेबल ऑयल हो गया, वेजिटेबल घी हो गया, सबको ये जो पार्ट होता है ना ये वाला, ये पूरा पार्ट एस्टर का होता है आपका।
तो जो कार्बनिक वाला पार्ट है ये वाला, ये समझ लो तेल घी वाला ही पार्ट है। इसकी फ्रेंडशिप किसके साथ होगी? जो घुल मिलेगा किसके साथ होगा? ये ऑयली पार्ट के साथ घुल मिलेगा। और ये किसके साथ घुलेगा? ये किसके साथ में मतलब अट्रैक्ट होगा? ये अट्रैक्ट होगा वाटर के साथ। जैसे हमें पता है ना, आयनिक कंपाउंड आर डिजॉल्व इन वाटर, प्लस और माइनस का चार्ज आ जाता है तो किस में डिजॉल्व हो जाते हैं? वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं ना। तो ये पार्ट किस में डिजॉल्व होगा? आपका वाटर के साथ में चिपक जाएगा, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होगा। और ये पार्ट किसके साथ डिजॉल्व होगा? ये ऑयल के पार्ट साथ चिपकेगा, ये वाटर के साथ नहीं हुआ। अब एक बात बताओ मुझे, क्या ऑयल वाटर में डिजॉल्व होता है? नहीं होता ना, वाटर से दूर भागता है। समझ रहे हो? क्या नमक वाटर में डिजॉल्व होता है? हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका आयनिक कंपाउंड है, प्लस माइनस का चार्ज होता है। तो जितने भी प्लस माइनस के चार्ज वाले कंपाउंड होते हैं वो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो ऑयली वाले पार्ट है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। तो आप मान के चलो कि ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक कहते हैं ना, फोबिया हो गया है। फोबिया का मतलब उससे डर लगता है, उससे किसी से। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये वाटर हेटिंग पार्ट होता है, मतलब हेट करता है वाटर से, दूर भागता है वाटर से। ये वाटर के साथ कभी चिपकता नहीं है, अट्रैक्ट नहीं होता ये वाला पार्ट। लेकिन ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग पार्ट, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। ये किधर भागेगा? जिधर पानी होगा उधर भागेगा। ठीक है, समझना है बस, वो अलग बात है। क्लीनिंग सेक्शन मैंने डाल रखी है, उसमें से याद करना है, एनसीईआरटी में से याद कर सकते हैं। समझ में आ गई तो आप लिख सकते। ये पहले जनरल मैंने टर्म दिया था आपको कि हम क्लीनिंग एक्शन जब करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोप के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनकी वाटर के साथ में किस तरह से बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना? तो अब ये आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक समझ में आ गया। हाइड्रोफिलिक आपका आयनिक वाला पार्ट होता है और हाइड्रोफोबिक आपका कार्बनिक पार्ट होता है। समझ रहे हो? अब समझो कि हाउ द सोप्स आर हेल्प टू क्लीन द ऑब्जेक्ट। अब देखो एज द सोप आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पता है? तो व्हेन द सोप्स आर डिजॉल्व इन वाटर, जैसे ही सोप्स को हम क्या करेंगे? पानी में डिजॉल्व करेंगे, तो इट्स आयनिक पार्ट, ये आयनिक पार्ट है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स वाटर, while carbonic part go away from the water। आयनिक पार्ट किधर आएगा? वाटर की तरफ। और जो आपका कार्बनिक पार्ट है वो किधर जाएगा? वाटर से अलग जाएगा। तो इस तरह से ऐसे मान के चलो कि इसका जो हेड है, जैसे मान लो ये है, ये हेड है, तो ये तो दूर भागेगा, सॉरी ये तो वाटर की तरफ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा। तो क्या होगा? बहुत सारे सोप के पार्टिकल अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ द सोप पार्टिकल हुज वन एंड ऑफ आयनिक गोज आउटवर्ड, ऐसे इस तरह से आउटवर्ड चला जाएगा। ऐसे ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला। अब ये क्यों जाता है इधर? मान लो किसी शर्ट पर कोई यहां पर डस्ट है। अब पहले डर्ट देखो, डर्ट का मतलब क्या होता है? डर्ट की कंपोजिशन क्या होती है? डर्ट होता है डस्ट प्लस ऑयल। अब ऑयल कहाँ से आएगा? डस्ट तो हमें पता है कहाँ से आ गई, सराउंडिंग से आ गई। ऑयल कहाँ से आएगा? हमारी
बॉडी से आएगा। कभी भी ध्यान रखना, कपड़े गंदे हो ही नहीं सकते जब तक दे आर नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑयली सरफेस। शर्ट को तुम ऐसे ही टांग के रख दो, ठीक है ना, वो गंदी नहीं होगी, धूल मिट्टी ऐसे झाड़ दोगे सारी निकल जाएगी। कब नहीं निकलेगी? जब उसके साथ में हाथ लगाओगे। हाथ भी तो ऑयली के होते हैं, हमारी बॉडी क्या है, फैट है, ठीक है। तो जब ये डस्ट और ऑयल मिलते हैं तो क्या बनती है, ये डर्ट बनती है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो डर्ट है ये क्या होगी, आपका ऑयली पार्ट होगी, जिसे ग्रेजी स्पॉट कहते हैं, ग्रेजी स्पॉट होता है। तो ये जो यहाँ पर जो स्पॉट लगा हुआ है डर्ट का, ये एक्चुअली क्या है, ऑयली पार्ट है। और जैसे मैंने बोला है कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट बताया हुआ है, ये क्या है आपका ऑयली पार्ट है, क्योंकि सॉप भी तो ऑयल से बना हुआ है। तो जैसे हमें पता है ऑयल ऑयल के अंदर डिजॉल्व होगा, ऑयल ऑयल के अंदर डिजॉल्व होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो अगर इनके बीच में कोई सपोज करो क्या मिल गया, यहां पर कोई डस्ट मिल गई, ये वाली डर्ट मिल गई, ये वाली, तो लार्ज नंबर ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स आर सराउंड दिस डर्ट। कैसे सराउंड करेंगे कि सारे के सारे जो इनकी टेल दे रखी है ना, ये स्टिक हो जाएगी किसके साथ में, डर्ट के साथ में। और ये किसके साथ में रहेगा, ये वाटर के साथ में चिपका रहेगा। समझ रहे हो? अब सपोज करो जैसे मान लो ये वाला आ गया, तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे सॉप के मॉलिक्यूल्स ऐसे इस तरीके से क्या करेंगे, इसके साथ में चिपक जाएंगे, ऐसे ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसे इस तरीके से चिपक जाएंगे। ये वाला पार्ट किसके साथ रहेगा, वाटर के साथ, और जो इसके टेल है वो किसके साथ चिपक जाएगी, डर्ट के साथ। अब तुम कहोगे इसको बाहर कैसे निकाला जाएगा, बाहर कैसे निकालेंगे हम इसको? पहली बात, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पर लार्ज सॉप मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग अ डर्ट पार्टिकल whose carbonic part stick with the dirt while the ionic part is outward toward the water। इस स्ट्रक्चर को एक नाम देते हैं हम मिसेल्स। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसे क्या कहेंगे, मिसेल्स कहेंगे। जहाँ पर बहुत सारे जो सॉप के पार्टिकल हैं इस तरह से अरेंज करते हैं, कार्बनिक पार्ट इनवर्ड हो जाता है और आयनिक पार्ट आउटवर्ड हो जाता है। कार्बनिक पार्ट गोes इनवर्ड एंड आयनिक पार्ट गोes आउटवर्ड, फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स। अब इस डर्ट को बाहर कैसे निकाला जाता है, इसके कई तरीके हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धोए जाते हैं, तो वॉशिंग मशीन के अंदर सर्फ डाल दो और कपड़ों को भिगो दो, क्या गंदगी साफ हो जाएगी? नहीं होगी, जब तक आप उस कपड़ों को ज़ोर ज़ोर से क्या नहीं करोगे, एजिटेट नहीं करोगे, हिलाओगे नहीं। वो किसके थ्रू हिलते हैं, वॉशिंग मशीन जब चलती है ना तब हिलते हैं वो। अब ध्यान दो, अब मशीन, वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है, वॉशिंग मशीन को वाटर को एजिटेट करना होता है, बहुत तेजी से पानी को और कपड़ों को क्या होना है, क्या करना होता है, हिलाना होता है। धोबी घाट पे भी तो जोर जोर से पीटते हैं, क्यों करते हैं उसको, कहीं न कहीं पर इनको एजिटेट करना है। ये जो चिपके हुए हैं ना, जब ये चिपके होंगे इनको जोर जोर से हिलाएंगे तो ये उखड़ के पानी इस कपड़े से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये समझ रहे हो? जितने भी यहाँ पर जितने भी आपके डर्ट के धब्बे होंगे, स्पॉट होंगे, वो सारे के सारे स्पॉट इस तरह से स्ट्रक्चर बना के बैठे होंगे सॉप के साथ। और जब इस कॉलर को जोर से हिलाया जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बाहर निकाल लेंगे, और जैसे ही बाहर आएगा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, चारों तरफ से उसको और सारे बार सॉप के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, फिर दोबारा इसके साथ चिपक ही नहीं सकता। ठीक है? तो मेन जो वाटर को एजिटेट करना है, तो उसका एजिटेशन का फंक्शन क्या है, बिना एजिटेशन के ये बाहर नहीं आएगा डर्ट पार्टिकल। कि when the large soap molecules are form the micelles with the dirt particle
with the cloth, then when they are agitated vigorously, then these dirt particle are come out into the water, hence they get clean. समझ रहे हो? और इस तरह से जो सॉप के अंदर सॉल्यूशन बनता है, झाग बनते हैं, ये इनको हम इमल्सन भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर इमल्सन का मतलब क्या होता है? लिक्विड इन लिक्विड। ऑयल भी आपका लिक्विड हो गया, जो हमने सॉप डाला था ये भी ऑयली टाइप का हो गया, ये जो ग्रेजी पार्ट था, और वाटर भी लिक्विड हो गया, तो इसलिए इमल्सन फॉर्म करता है एक तरह से। इमल्सन का एग्जाम्पल आपने 11th में उसमें 9th में ही पढ़ा हुआ है, यही लिक्विड इन लिक्विड वाला। ठीक है, तो ये इस तरह से क्लीन सॉप क्लीन हो जाते हैं, सॉरी क्लॉथ क्लीन हो जाते हैं। मैंने ये आप एक बार पढ़ के देख सकते हो बुकलेट के अंदर, समझ रहे हो? एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है। अगर किसी के एनसीईआरटी है तो देखो ये पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर पेज नंबर, पुरानी बुक है ये, पुरानी, हाँ पुरानी वाली में 75 पेज नंबर है, शायद नई वाली में भी नहीं होगा ये, क्योंकि इससे पहले एक चैप्टर कट गया है, लेकिन पुरानी वाली बुक में 75 पेज नंबर है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो कि यहाँ से ऊपर वाले पर मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज वी नो दैट ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो द molecules of the soaps of the sodium potassium salt of long chain of carboxylic acid, the ionic end of the soap interact with the water while the carbonic chain interact with the oil, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो the soap molecules thus form a structure, इस तरह से सॉप का एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? ये मिसेल्स। ठीक है, अब इस मिसेल्स के अंदर क्या होगा? वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज टुवार्ड द ऑयल ड्रॉपलेट्स, एक एंड किधर होगा इसका? ये वाला जो पार्ट है टुवार्ड द ऑयल ड्रॉपलेट्स, और जो अदर एंड है वो किधर होगा? फेसेस आउटसाइड टुवार्ड द वाटर, आउटवर्ड होगा जो वाटर की तरफ जाएगा ये। तो अब कहता है दिस फॉर्म है इमल्सन इन वाटर, इस तरह से क्या बनाता है? ये इमल्सन बनाता है वाटर के अंदर। तो द सॉफ्ट मिसेल्स हेल्प, यही जो सॉफ्ट मिसेल्स फॉर्म करते हैं ना यही वाले, दे हेल्प टू डिजॉल्व द डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ व्हेन द वाटर इज एजिटेटेड विगोरसली। समझ रहे हो? यही मिसेल्स सॉप को उस कपड़ों के अंदर से जो डर्ट लगी हुई है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। कब? जब पानी को तेजी से विगरसली क्या किया जाता है? एजिटेट किया जाता है, हिलाया जाता है। इस तरह से कपड़े क्या हो जाते हैं? इससे साफ हो जाते हैं। समझ में आ गया? याद कर लेना, क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सॉप, ध्यान रखना। ये एक एक्टिविटी दे रखी है नीचे वाले, मतलब एक्टिविटी नहीं है वो है, क्या नाम है ये, मोर टू नो दे रखा है, वो मैंने तुम्हें ये वाला पार्ट लेके बता दिया। कई बार आ जाता है उसमें से भी कि इसमें नहीं लिखा कि हाइड्रोफोबिक पार्ट या हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, मोर टू नो में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से भी आ जाता है मोर टू नो के अंदर से कि हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है। तो जो येलो बॉक्स में लिखा हुआ है ये भी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर किस तरह से कपड़े साफ होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको शॉर्ट में लिखना हो तो जो इसमें या उसमें जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो याद कर लेना, या अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हो अगर आपको अच्छी तरह आता है। समझ में आ गई? ये था आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप, ठीक है। अब एक और टॉपिक है, कई बार ये भी होता है कि भाई चलो साबुन से कपड़े साफ हो जाते हैं। क्या साबुन हर जगह पे इफेक्टिव होता है? नहीं। खारे पानी में तो नहीं, जो सॉल्टी पानी में होगा ही नहीं। यानी सोप डू नॉट क्लीन द क्लॉथ इन द हार्ड वाटर, सोप हार्ड वाटर में कपड़े साफ नहीं करेगा। अब तुम कहोगे हार्ड वाटर कौन सा होता है? कौन सा होगा हार्ड वाटर? खारा पानी तो होगा, लेकिन उस खारे पानी के अंदर भी कंडीशन है कि किसका खारा होगा, वो कौन से वाला सॉल्ट होगा जिसके कारण वो हार्ड वाटर बनेगा। वो तो उसमें ध्यान रहे, हार्ड वाटर दैट वाटर विच कंटेन, दैट वाटर, हार्ड वाटर किसे कहेंगे? दैट वाटर विच कंटेन कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन,
जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। अब इसमें भी दो तरह का हार्ड वाटर होता है, एक होता है टेम्परेरी हार्ड वाटर और एक होता है परमानेंट हार्ड वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, तो जो कार्बोनेट वाला होता है ये टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है। टेम्परेरी का मतलब अगर गर्म कर दोगे तो ये सारे सॉल्ट क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे या उड़ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगी, इसलिए टेम्परेरी होता है। लेकिन एक परमानेंट हार्ड वाटर होता है जिसमें कार्बोनेट की बजाय क्लोराइड या सल्फेट के आयन होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, तो वो वाले आयन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, क्या नाम, पानी के अंदर, तो वो आपको परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कहेंगे, उसे परमानेंट हार्ड वाटर बनेगा वो, समझ रहे हो। अब ये सोप इस हार्ड वाटर के अंदर कोई झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन समझो। क्योंकि जो सोप है वो क्या है आपका, सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ रहे हो। तो जब इसको सोप को डिजॉल्व कर देते हैं हम पानी के अंदर, तो ये इस तरह से बन जाता है कुछ माइनस और प्लस, ये सोडियम आयन ऐसे अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। जब इसके अंदर कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट होंगे या मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या करेगा, ये तो पानी के साथ मिल गया, ये क्या करेगा, इसके साथ में चिपक जाएगा और यहाँ पर एक बड़ा ही बहुत ही मतलब एक स्टिकी सब्सटेंस बन जाएगा इस तरह का, ऐसे ये कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा ऐसे। मतलब अगर मैं पूरी रिएक्शन इसकी लिखूं तो आपका ऐसे बनेगा RCOONA प्लस कैल्शियम आयन प्रोड्यूस RCOO का ट्वाइस और Ca, या मैग्नीशियम कह लो या कैल्शियम कह लो इसे, ठीक है। तो इस सब्सटेंस को जो यहां पर बना हुआ है ना, इसे कहते हैं स्कम। क्या कहेंगे हम, स्कम। तो व्हेन द सोप इट डिजॉल्व इन हार्ड वाटर then it react with the calcium or magnesium ion, form an insoluble substance in water. That insoluble substance is called, क्या कहेंगे उसको, scum. This scum stick with the water, sorry, cloth. This scum stick with the cloth and make it more dirty, और ज़्यादा गंदे कर देगा। येलो भी से स्पॉट बन जाते हैं भाई, हमने गंदगी उठाने के बजाय ये और चिपक जाएंगे उसके साथ में, तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, झाग नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत सारा सोप तो कैल्शियम मैग्नीशियम को आयन को हटाने में निकल जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ पार्ट ऑफ द सोप इज कंज्यूम्ड बाय द कैल्शियम मैग्नीशियम आयन दैट आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ठीक है ना। इस वजह से वी कैन नॉट क्लीन द क्लॉथ विद द सोप इन द हार्ड वाटर। तो फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है भाई, हमें हार्ड वाटर में भी तो कपड़े साफ करने होते हैं, तो उसके लिए एक दूसरा हम क्या नाम है सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है, डिटर्जेंट्स। क्या होगा उसका, डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट्स क्या है आपके, डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट्स क्या है कि आपके जो ऑयली जो शैम्पू फॉर्म जो सोप होते हैं, शैम्पू फॉर्म वो सारे इसी तरह से होते हैं, डिटर्जेंट्स फॉर्म में ही होते हैं। और जो आपके दूसरे वाले डिटर्जेंट्स हैं वो भी हम यही कहते हैं कि डिटर्जेंट्स आर द सोडियम और सल्फोनेट साल्ट या अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसमें ध्यान रखना क्या था, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, उसमें फैटी एसिड था। इसमें क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, समझ रहे। उसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता था, इसमें अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, जैसे R और यहाँ पर होगा SO3Na या RCOO
NH4 कुछ इस तरह से होता है। नहीं है, बुकलेट में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ये मैंने सिंपल एक आपका डिटर्जेंट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया है आपको, ठीक है। ये सल्फोनेट सॉल्ट होता है, ये अमोनियम सॉल्ट होता है। ये सल्फोनेट्स डिटर्जेंट का, और ये क्या होता है, अमोनियम सॉल्ट होता है। तो जब हम इस डिटर्जेंट्स को किसके अंदर डिजोल्व करते हैं, पानी में डिजोल्व करेंगे, तो ये जो दोनों हैं, ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो हार्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ रिएक्शन नहीं होगी इनकी, वो एज इट इज पड़े रहेंगे। समझ रहे हो? तो उस सोप के साथ में तो हो रही थी, इसलिए बहुत सारा सोप वेस्ट जा रहा था उनको हटाने में। ये रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ में, ना कैल्शियम आयन के साथ में और ना ही मैग्नीशियम आयन के साथ में। तो इससे क्या बनेंगे, इससे अच्छे खासे झाग बनेंगे। ये आपका आयनिक पार्ट हो जाएगा, ये आपका कार्बनिक पार्ट हो जाएगा। सेम ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है पूरा का पूरा, और एज इट इज सेम क्लीनिशिंग एक्शन होगी इसकी भी, जैसे उसके अंदर थी वैसे इसकी होगी सेम। समझ रहे हो? बस इसका एडवांटेज ये रहेगा कि इट कैन क्लीन द क्लॉथ इवन इन द हार्ड वाटर एज इट डज नॉट रिएक्ट विद द कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस विच आर प्रेजेंट इनटू द वाटर, हार्ड वाटर। ठीक है, इस तरीके से कपड़े साफ हो जाएंगे आसानी से। तो आपको सोप का एडवांटेज पता चली गई, लेकिन सोप की क्लीनिशिंग एक्शन पता चली गई, लेकिन इसके अगेंस्ट एडवांटेज, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझ लो। एक एडवांटेज तो आपको ये हो गई कि इट कैन इवन क्लीन द क्लॉथ इन द हार्ड वाटर। एक डिसएडवांटेज भी है इसकी। डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। समझ रहे हो? ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है, इट लेड टू वाटर पॉल्यूशन। हालांकि आजकल ऐसे डिटर्जेंट्स भी आ रहे हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, बट इट इज़ नॉन डिकम्पोजिबल पार्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, इसीलिए वाटर पॉल्यूशन फैलाता है, सोप नहीं फैलाता। सोप डिटर्जेंट्स, सोप पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना। वाटर के अंदर सोप क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो वो उसकी एडवांटेज थी कि इट इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोप, और ये इसकी डिसएडवांटेज है कि इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, तो आपके सोप का और डिटर्जेंट्स का पूरा पार्ट हो गया है, ध्यान रखना। एडवांटेज भी मैंने बता दिया, डिसएडवांटेज भी बता दिए हैं। अब आपका जो पार्ट रहता है वो सिर्फ कौन सा रहता है, थोड़े बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। बैक साइड में क्वेश्चंस हैं, निकाल लो एक बार पीछे के क्वेश्चन जितने भी हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो पहले डिस्कस हो चुके हैं। देखो क्या है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, कितने इसके अंदर कोवालेंट बॉन्ड होंगे, C2H6। हाउ मेनी कोवालेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द इथेन। तो आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो इसका। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही तो है, 7 है ना ऑप्शन है। C2H6 ही है ना, ठीक तो है। ब्यूटानॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। नॉन किस में लगता है, कीटोन में। तो कौन सा होगा ये, हाँ देख के बताओ। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, इसका मतलब क्या है, food is not cooked completely, the fuel is burning completely, the fuel is not burning completely। ये मैंने बताया था ना तुम्हें, ध्यान हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी स्मोक प्रोड्यूस कर सकते हैं, कब, किस केस में, जब उनको कंप्लीटली एयर अवेलेबल ना हो और फ्यूल वेस्ट जाएगा। उस केस में फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं करेगा, और बर्न तभी नहीं करेगा जब जो होल होते हैं उसके वो ब्लॉक हो जाए।
ठीक है, वहाँ पर एयर सफिशिएंट फिलअप नहीं होता। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। CH3Cl का अगर आप बॉन्ड बनाओगे तो इसमें कितने बनेंगे? CH3Cl का बॉन्ड, ये देखो CH3Cl HCl। अब देखो जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला बनाओगे, ये तो स्ट्रक्चरल हो गया, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड विद द कोवैलेंट बॉन्ड विद द कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, वो क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होते हैं ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या करेगा? इस कार्बन के बॉन्ड के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पूरे इसके 2 हो गए, यहाँ भी पूरे 2 हो गए, यहाँ भी पूरे 2 हो गए, कार्बन के भी कितने हो गए? पूरे 8 हो गए, और क्लोरीन के भी देखे जाए पूरे क्या हो गए? इसके 8 हो गए। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, ऑल द बॉन्ड्स आर बॉन्डेड विद द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। नेचर क्या होगा इनका? ऑल बॉन्ड विल बी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमें स्ट्रक्चर ही बनाना है। किस किस का स्ट्रक्चर बनाना है? देखो एक बार, पहले किसका है? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या थी? क्या? जयती? हाँ बोलो। CH3CO। CH3COOH। क्या होगा? अभी से ये सारे काम भूल रहे हो तुम लोग। CH3COOH स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओगे इसका, C डबल बॉन्ड ऊपर आएगा, O आएगा, H आएगा, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। अगर आपको इसका डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है तो आपको क्या करना है? C यहाँ पर एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ में, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में। अब क्योंकि यहाँ पर सबके यहाँ पर ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन का नहीं है, तो ऑक्सीजन के टोटल 6 होते हैं, और 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके यहाँ यूज हो गए। अब इसमें टोटल अगर 6 होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ यूज हो गए, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, 2 पेयर और बच गए इलेक्ट्रॉन के, हो गए पूरे 8। यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ है, 1 यहाँ हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए। ऊपर नीचे लिखना है, ध्यान रखना इस तरीके से। अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, सबका ऑक्टेट पूरा हो रहा है यहाँ पर, ऐसे बनाना है आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला अगर आपको आ जाए तो। अगला क्या है आपका? क्या है? H2S है, क्या है? H2S। H2S में कैसे बनाओगे? सल्फर की वैलेंसी होती है 16, 286 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगी। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हम ऐसे लिख देंगे पेयर में, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। अब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आएगी, इस तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन के अपने पूरे हो गए, और सल्फर के भी क्या हो गए? यहाँ पर ये पूरे हो गए। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा किसका? कार्बन का। ठीक है, उसके बाद अगला स्ट्रक्चर किसका है? सल्फर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला CH3 CO CH3, ये फॉर्मूला होता है। ब्यूटानॉन या प्रोपेनॉन या एसीटोन, सॉरी प्रोपेनॉन या एसीटोन, ब्यूटानॉन अलग होता है। स्ट्रक्चरली बनाओ इसे, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दो? डॉट स्ट्रक्चर में। जब डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे तो क्या होगा इसका?
जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन लगा दो आप। जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस जगह पर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड था आपका, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ऑक्सीजन का पूरा करने के लिए अभी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए। हो गया, ये बन गया आपका किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका हो गया ये, प्रोपेनॉन का। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन। अब एक और है F2 फ्लोरीन। फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर होता है, 27 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगी, 7 इसके लास्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। तो ये जैसे 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 आ गया। दूसरा फ्लोरीन भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया, 7 हो गया। तो देखो इसके पूरे 8 हो गए, इसके भी पूरे 8 हो गए। ठीक है, इस तरह से फ्लोरीन के बीच में कौन सा बनेगा, सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सभी की पता है तो बहुत ही आसानी से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो उसका। और 20 तक मैंने जैसे बताया आपको, 20 तक आपको वो याद होना चाहिए सभी का। ठीक है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। इट इज द सीक्वेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ईच ऑफ द सक्सेसिव कार्बन कंपाउंड इज डिफर बाई CH2 ग्रुप। किसका डिफरेंस होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अगर आपको आ जाए कि फर्स्ट होमोलोगस ऑफ एल्कोहल, बताओ क्या होगा, फर्स्ट होमोलोगस ऑफ एल्कोहल क्या होगा, एक ही कार्बन से बनेगा ना, क्या बनेगा उसका, मिथेनॉल। फर्स्ट होमोलोगस ऑफ एल्कीन क्या होगा, एल्कीन का फर्स्ट होमोलोगस क्या होगा, क्या, इथेन। कहाँ से आ गया, एल्कीन है ये, इथीन। सेकंड होमोलोगस क्या होगा, प्रोपीन। किस हिसाब से एल्केन लग रहा है, बोला भी मैंने ईन है, लगने वाले थे, इसका मतलब सुना करो वो ईन है ये, प्रोपीन। थर्ड क्या होगा, ब्यूटीन। ठीक है, इस तरह से ये वाले होमोलोगस का याद रखना है, प्रॉपर्टी याद रखनी होमोलोगस की। समझ रहे हो? अब जैसे कई बार कंपाउंड आ जाते हैं, बहुत बार ध्यान रहे, A B C D, ये कोई कंपाउंड दे रखे हैं, इसका 16 दे रखा है। ठीक है, इसका मान लो 26 है। ठीक है, इसका मान लेते हैं 28 है। 28, इसका 54। ये 4 कंपाउंड है, ध्यान दो। और ये 4 कंपाउंड के अंदर हमें बताना है कि इसमें कौन से ऐसे कंपाउंड है जो सेम होमोलोगस से बिलोंग करते हैं। इन 4 ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। इनका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ये मॉलिक्यूलर मास गिवन है आपको, और सेम होमोलोगस से बिलोंग कौन सा कंपाउंड है जो सेम होमोलोगस से बिलोंग करता है। आपको क्या करना है,
कि जो आपको सबसे जो छोटा दिख रहा है ना, पहले आप उसको पकड़ो, क्योंकि सक्सेसिव होमोलोगस में कितने का फर्क होता है? 14 का फर्क होता है ना, समझ रहे हो? तो जो 14 ऐड करते जाओगे और 14 के एडिंग में जितने भी कंपाउंड आएंगे उसके साथ में, वो सारे सेम होमोलोगस से होंगे। पहला कितना था? 16 और 14 कितना होगा? 30। 30 और 14 कितना हो गया? क्या 30 वाला है कोई इसमें? 44 हो गया। 44 और 14 कितना हो गया? क्या 44 वाला है कोई इसमें? 58 वाला है, और 58 से तो ज़्यादा है नहीं इसमें। इसका मतलब इसका कोई होमोलोगस नहीं है, इसका कोई होमोलोगस। 28 में 14 ऐड करो, 42 में 14 ऐड करो, 56। क्या 56 या 42 है इसमें? नहीं है ना, इसका कोई होमोलोगस नहीं है। 26 है, 26 में 14 ऐड करो, 40 हो गया। 40 में 14 ऐड करो, 54 है। तो ये आपके क्या है? सेम होमोलोगस है। बी एंड डी बिलोंग टू द सेम। जैसे अगर मैं इसका एथीन है, जैसे एथीन क्या होता है? C2H2 होता है, इथाइन, सॉरी। इथाइन का कार्बन का होता है 12 एटॉमिक नंबर, तो कितना होगा इसका? 12 दूनी 24 और 2 26। C3H4 का कितना होगा? 40 होगा, क्यों? 14 और ऐड कर दो। C4H6 का क्या होगा? 54 होगा। आप निकाल के देख लो, सेम होमोलोगस है ये। 12 चौका 48, 12 इंटू 4 48 हो गया। 48 प्लस 6 कितना होगा? 54। तो ये जो हमने लिखा था, ये किसका मोलिकुलर मास था? ब्यूटाइन का था ये मोलिकुलर मास, इसका था ये ब्यूटाइन। इस तरीके से आपको सेम होमोलोगस का भी आना चाहिए, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथेनॉल या एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फिजिकली एंड केमिकली। तो फिजिकली के अंदर तो क्या होगा? स्मेल देख सकते हैं, इसमें क्या होगी? बिटर, मतलब क्या कह सकते हैं हम, एक टर्म आता है, नहीं सोर नहीं आता है इसके अंदर, उस अजीब सी स्मेल, स्ट्रेंज, पैक्यूलर स्ट्रेंज स्मेल, उस मतलब बिटर, जिसके अल्कोहलिक स्मेल कहते हैं। इस तरीके से इसमें कौन सी स्मेल होगी? विनेगर लाइक। ठीक है, फिजिकली हम ऐसे कर सकते हैं इसे स्मेल करके, लेकिन केमिकली कैसे करोगे? केमिकली आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे दोनों के बीच में कि अल्कोहल है या, तो आप क्या करो, बेकिंग सोडा डाल दो। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा। ध्यान रखना, मंडे को टेस्ट इसी का है। हाँ, किसका बताया पीछे? मंडे को बताया मैंने। कार्बन कंपाउंड का जो बच गया है पूरा, वो वाला इसी का है। सेकंड वाला टेस्ट पेपर है, 2 टेस्ट पेपर है मुझे लग रहा है उसमें। मंडे को ध्यान रखना।
केमिकली बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होनी, लेकिन इसमें क्या होगा, एफर्वेसेंस, प्रोड्यूस एफर्वेसेंस। ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन क्या होगी कि जैसे RCOOH लिख दूँ मैं इसको, और बेकिंग सोडा से रिएक्ट कराता हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा आपका RCOONA। जैसे अगर एसिटिक एसिड लिया है हमने तो CH3COONA बन जाएगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका ही एफर्वेसेंस बनेगा। इस तरीके से हमारे ये एफर्वेसेंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना ये।